हाय बच्चा लोग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं अमेंडमेंट्स फॉर सीए इंटर अकाउंट्स ग्रुप 1 एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2020। याद रखिएगा बेटा, यहां पर मैं आपको कुछ अमेंडमेंट्स बताऊंगा जो हमारे सिर्फ नवंबर 2020 के एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होंगी। एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल अमेंडमेंट्स जो हमें यूज करनी है। अब मुद्दा यह है अमेंडमेंट क्या है। सबसे पहले आ जाइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अमेंडमेंट इन कंपनीज फाइनल अकाउंट्स। कंपनीज फाइनल अकाउंट्स में हम लोगों ने अब फिक्स्ड एसेट के वर्ड को नहीं यूज करना। याद रखिएगा, फिक्स्ड एसेट का वर्ड हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम बैलेंस शीट। अब आप जब भी बैलेंस शीट बनाओगे यू विल बी यूजिंग द वर्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जैसा कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में यूज करते आए हो। सो ये बात याद रखिएगा बच्चा, कंपनी फाइनल अकाउंट्स में हम लोगों ने अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वर्ड यूज करना है इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सो गाइस, डू नॉट ever use fixed asset in balance sheet. Number 1. Number 2, a very very important and essential part, हम पहले एक बार एब्रीवेशन यूज करते हैं कई बार अकाउंट्स में, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम SPR बोलते हैं। नाउ द वर्ड रिजर्व इज एलिमिनेटेड। गाइस याद रखिएगा, इसको साथ साथ नोट कर लीजिएगा। द वर्ड रिजर्व इज एलिमिनेटेड। वाई? बिकॉज जो रिजर्व है अब हमने उसको यूज नहीं करना। हम लोगों ने अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखना है, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वर्ड यूज नहीं करना। ओके, द थर्ड अमेंडमेंट विच इज वेरी वेरी एसेंशियल, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर आई है। जो भी नई प्राइवेट कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स होती हैं, उन लोगों को CFS बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई रिपीट, द न्यू स्टार्टअप प्राइवेट कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन CFS एनी मोर। राइट, ये पहले इनके लिए था, अब नहीं है। नाउ नंबर 4, अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट अगेन, आप फाइनल अकाउंट्स के अंदर कई बार DDT यूज करते हैं, दैट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। Yes, company final accounts में we use DDT lot of times guys। याद रखना, DDT का रेट has been amended to 15%। 15% आपने रेट लेना है, उस पर 12% का सरचार्ज लगता है और उसके ऊपर 4% की एजुकेशन सेस लगती है। सो द टोटल रेट विच कम्स आउट टू बी 17.472%। जब आप 15% के ऊपर 12% लगाते हो, फिर उसके ऊपर आप 4% और ऐड करते हो, द टोटल वर्क्स आउट टू बी 17.472%। एंड गाइस, मेक थिंक वेरी क्लियर इन योर माइंड, अगर आपको एग्जाम में कोई DDT का रेट क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन है तो यू विल अप्लाई 17.472% डायरेक्टली। और अगर सपोज कर लीजिए आपको कोई दूसरा रेट गिवन है, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा, अगर आपको कोई दूसरा रेट गिवन है तो आपको उसी रेट को यूज करना है। सो आई रिपीट फॉर द वन लास्ट टाइम, DDT रेट इज 17.472% डायरेक्टली नाउ। राइट, ओके। मैनेजरियल रेम्युनरेशन, याद रखिएगा, मैनेजरियल रेम्युनरेशन के अंदर एक थ्योरी में अमेंडमेंट आई है, जहां जहां वर्ड आता था विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, दैट हैज बीन ओमिटेड। मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि अब मैनेजरियल रेम्युनरेशन के अंदर कोई भी लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर आप फिक्स नहीं कर सकते हो। सो वी नीड द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखिएगा, द वर्ड विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल हैज बीन ओमिटेड। राइट, ओके। नंबर 6 गाइस, नंबर 6 DRR, डिबेंचर के चैप्टर में आपको याद होगा आप एक डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाते थे। राइट, सो डिबेंचर्स जब आप रिडीम करते हो तो आप DRR बनाते हो। DRR के अंदर उन्होंने कुछ 4-5 बातें नई ऐड करी है कि DRR को अब आप उन प्रॉफिट से भी बना सकते हो जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल हैं। सर ये तो पुरानी बात है। यस बच्चा, ये पुरानी बात है, फिर भी मैंने मेंशन करा कि DRR जो है उन प्रॉफिट से भी बना सकते हैं जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है। याद रखना, बट DRR is not required for all India financial institutions.
DRR ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए अब आपको नहीं चाहिए, जिसको RBI रेगुलेट करता है। इन कंपनीज को DRR नहीं बनाना। बैंकिंग कंपनीज के लिए DRR नहीं चाहिए। NBFC के लिए DRR नहीं चाहिए, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए आपको DRR नहीं चाहिए। DRR जो है लिस्टेड कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए भी नहीं चाहिए, याद रखिएगा DRR इज नॉट रिक्वायर्ड। सो अब इन सारी बातों से एक समरी, जिसको कहते हैं सारांश, निकलता है कि DRR is required to be created, याद रखना, at the rate of 10% of the value of outstanding debentures, and DRR is required only for unlisted companies। बच्चा याद रखेंगे DRR का रेट पहले 25% हम यूज करते होते थे कई सारे क्वेश्चंस में, बट नाउ वी हैव टू अमेंड इट एंड वी हैव टू क्रिएट DRR 10%। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कंपनी के 10 लाख रुपए के डिबेंचर है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी के 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं आउटस्टैंडिंग, उसका 10% 1 लाख रुपए का आपको DRR चाहिए। मान लीजिए 25,000 का DRR का बैलेंस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो आपको 75,000 का DRR और बनाना है। So guys, make things very clear in your mind. DRR is required on the basis of unlisted companies, number 1. Number 2, 10% अब आपने क्रिएट करना है on the value of outstanding debentures. DRR is not required by AIFI, that is all India financial institutions which are regulated by RBI. DRR is not required by banking companies. DRR is not required by listed companies or HFCs, housing finance companies. So मेरे दोस्त ये बातें दिमाग में रखिएगा, which is a very very important part. Next, DRI हम लोग कहाँ पे करते थे? देखिए फंडा क्या है इसके अंदर जो आपको समझने वाला है कि जैसे आपको याद होगा हम करते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करते हैं, उस रिजर्व को हम इन्वेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। हम उनको 4 जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, या तो हम किसी शेड्यूल बैंक में जमा करा सकते हैं, या आप कोई अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, CGSG मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में आप जमा करा सकते हैं। अनइनकम्बर्ड दैट मीन्स विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ बाउंडिंग्स, याद रखिएगा, जिसमें कोई भी वहां पर कोई बाउंडेशन ना हो, या मान लीजिए कोई भी उसके ऊपर मॉर्टगेजेस ना हो। सो एनी सॉर्ट ऑफ अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज ऑफ एनी ट्रस्ट जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड है 1882, या कोई भी अनइनकम्बर्ड बॉन्ड्स किसी भी दूसरी कंपनी के। DRI का रेट ऑलमोस्ट सेम है, 15% आपको क्रिएट करना पड़ता है, बट 15% किसका? याद रखना, जो 31 मार्च ऑफ द करंट ईयर के अंदर, जो 31 मार्च ऑफ द करंट ईयर के अंदर डिबेंचर मैच्योर होने वाले हैं, उसके हिसाब से आपको DRI बनाना है। तो याद रखिएगा बच्चा, 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का DRR और 15% अब आपको क्रिएट करना है डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग 31 मार्च ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। सो मेरे दोस्त ये बात याद रखिएगा, 31 मार्च ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर के अंदर जितने भी डिबेंचर्स आपके मेच्योर होने वाले होंगे, मतलब करंट ईयर 31 मार्च के अंदर उसका 15% आपने DRI क्रिएट करना है। नेक्स्ट एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है बोनस इशू के अंदर, रेगुलेशन 293। देखिए बोनस इशू में आपके पास एक अमेंडमेंट दे रहा है रेगुलेशन 293। वो क्या कहता है कि बोनस आप वहां पर तभी इशू कर सकते हो अगर ये 4 कंडीशन सैटिस्फाइड होंगी। याद रखिएगा, अगर ये 4 कंडीशन सैटिस्फाइड होंगी। नंबर 1, which is called as it should be authorized by articles of association। याद रखिएगा, बोनस आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू ऑथराइज्ड होना चाहिए। दूसरी बात, दैट कंपनी शुड नॉट क्रिएट और कमिट एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल। मेरा कहने का मतलब, कंपनी ने कोई डिबेंचर का, कोई डेब्ट का, कोई बॉन्ड्स का पैसा देना है तो कंपनी बोनस इशू नहीं कर सकती है। याद रखना,
कंपनी बोनस इशू नहीं कर सकती है। कंपनी को अगर बोनस इशू करना है तो कंपनी को सबसे पहले अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्लियर करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉइज के स्टैट्यूटरी ड्यूज क्लियर करने पड़ेंगे। मेरा कहने का मतलब ये हो गया, कंपनी का कोई प्रोविडेंट फंड है, कोई ग्रेच्युटी है, अगर उन्होंने एम्प्लॉइज को देनी है तो पहले कंपनी उसे क्लियर करेगी, उसके बाद ही कंपनी वहां पर अपना बोनस इशू दे सकती है। एम्प्लॉइज का पैसा, डिवेंचर होल्डर्स का पैसा, क्रेडिटर्स का पैसा, डेब्ट का पैसा देने के बाद ही कंपनी बोनस अपना डिक्लेयर कर सकती है। नंबर 4, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, याद रखिएगा, वो कोई फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, दैट मींस भगौड़ा जिसको बोलते हैं, वो नहीं होने चाहिए। तो अगर उनका कोई प्रमोटर या डायरेक्टर, सपोज जैसे हमारे माल्या साहब हैं, अगर मान लीजिए उनकी कंपनी है, वो भागे हुए हैं, तो दूसरी वो बोनस इशू करते जाएं, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ये 4 बातें याद रखनी है। बोनस के लिए एओए में ऑथराइजेशन होना चाहिए, इंटरेस्ट प्रिंसिपल में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज आपके पेंडिंग नहीं होने चाहिए एम्प्लॉइज के, और आपका प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स आपका फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए। सो दोस्त, मैं एक बार आपको ये 8 जो अमेंडमेंट्स हैं इसका रैपिड ओवरव्यू बता रहा हूं, फटाफट से सुन लीजिए। कंपनी फाइनल अकाउंट्स में आपने फिक्स्ड एसेट नहीं यूज करना। नंबर 1, पीपीई यूज करना है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से आपने रिजर्व हटा देना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अब अगर स्टार्टअप प्राइवेट कंपनीज हैं उसको सीएफएस नहीं बनाना। डीडीटी का रेट आपने लेना है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो 17.472%। मैनेजरल रेम्युनरेशन के अंदर थ्योरी के लिए आपने विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड को हटा देना है। डीआरआर आपने अब सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज के लिए क्रिएट करना है 10%, वो भी रेट याद रखिएगा, 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स के ऊपर, ठीक है। और डीआरआर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय आरबीआई, बैंकिंग कंपनीज, एनबीएफसी, लिस्टेड कंपनीज एंड एचएफसीज, इनके लिए डीआरआर आपको नहीं चाहिए। डीआरआई आप कर सकते हो कहीं पे भी, आप डिपॉजिट करा सकते हो किसी शेड्यूल बैंक में, सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ट्रस्ट की सिक्योरिटीज पे किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद सकते हो, बट याद रखिएगा मेरे दोस्त, वो अनइनकम्बर्ड होने चाहिए। और डीआरआई 15% ऑफ द डिबेंचर्स मैच्योरिंग इन 31 मार्च ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। और बोनस इशू जो हमारी आखिरी आपके पास रेगुलेशन 293 में है, वो क्या कि भाई आर्टिकल से आपका वहां पर ऑथराइज्ड होना चाहिए, इंटरेस्ट प्रिंसिपल या स्टैट्यूटरी ड्यूज में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, और डायरेक्टर प्रमोटर कोई भी हमारे माल्या या मोदी नहीं होने चाहिए। मोदी आई मीन टू से नीरव मोदी, राइट गाइस। तो ये बातें दिमाग में रखिएगा, दे शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, right? So these are some 8 adjustments which are applicable for accounts group 1, and my dear friends, very soon I'll be also giving you amendments which are applicable for advanced accounts. तो बहुत जल्दी आपके पास advanced accounts की amendments आ रही हैं, look forward for that. Thank you, God bless you, all the best for the exams, may God bless you.